क्लास 10th कृतिका का तीसरा चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे थे, साना साना हाथ जोड़, जिसकी लेखिका है मधु कांकरिया, सिक्किम के गंगटोक शहर का वर्णन कर रही हैं। तो पहले भाग में हम 4 पेज पढ़ चुके हैं। अगर आप पहला भाग नहीं देखे होंगे तो उसको देख लीजिएगा, उसके बाद ही दूसरा भाग आपको समझ में आएगा। अब आगे यहाँ देखिए, पहले भाग में मैं बताई थी कि अब वह गंगटोक शहर से युमथांग के लिए निकली हैं और युमथांग के बीच रास्ते में क्या क्या दिखाई दे रहा है उसका वर्णन लेखिका कर रही हैं। तो कुछ वर्णन तो हम पहले पार्ट में पढ़ चुके हैं। अब आगे देखिए फिर लेखिका क्या कर रही हैं। चित्र लिखित सी माया और छाया के इस अनूठे खेल को भर भर आंखों दिखती जा रही थी। प्रकृति जैसे मुझे शयानी बनाने के लिए जीवन रहस्यों का उद्घाटन करने पर तुली हुई थी। लेखिका क्या कह रही हैं कि किसी चित्र लिखित सी माया और छाया, यानी जो प्रकृति की माया थी, उसके अनूठे खेल को मैं भर भर आंखों में देखती जा रही थी। प्रकृति जैसे मुझे शयानी यानी बड़ा बनाने के लिए जीवन के रहस्यों का उद्घाटन करने पे तुली हुई थी, क्योंकि जितना ही हम बड़े होते हैं जीवन के रहस्यों को उतना ही ज़्यादा समझने का प्रयास करते हैं। तो बड़ा होने का मतलब सयानी होना। नीचे करें कि धीरे धीरे धुंध की चादर थोड़ी छटी। अब वहाँ पहाड़ नहीं, 2 विपरीत दिशाओं से आते छाया पहाड़ थे और थोड़ी देर बाद ही छाया पहाड़ अपने श्रेष्ठतम रूप में मेरे सामने थे। जीप थोड़ी देर के लिए रुकवा दी गई। मैंने गर्दन घुमाई, सब ओर जैसे जन्नत बिखरी पड़ी थी। नज़रों के छोर तक खूबसूरती ही खूबसूरती अपने को निरंतर दे देने की अनुभूति कराते पर्वत, झरने, फूलों, घाटियाँ और वादियों के दुर्लभ नज़ारे। वहीं कहीं लिखा था थिंक ग्रीन। यह सारा वर्णन, जो भी खूबसूरती का वर्णन लेखिका कर रही हैं कि पर्वत है, झरने हैं, फूल हैं, यह सारा गंगटोक शहर से लेके और युमथांग जो कि एक घाटी है गंगटोक शहर का ही प्राकृतिक चीज़ है जहाँ घूमने जा रही हैं, उसके बीच का सारा यह वर्णन कर रही हैं उसकी सुंदरता का। नीचे देखिए क्या कर रहे हैं कि आश्चर्य, पल भर में ब्रह्मांड में कितना कुछ घटित हो रहा था। सतत प्रवाह झरने, सतत का मतलब होता है जो लगातार बहता रहे। सतत प्रवाह झरने, नीचे वेग से बहती तीस्ता नदी। तीस्ता नदी का भी वर्णन लेखिका कर रही हैं कि जो हमें लिख रही थी कि सिलीगुड़ी से ही हमारे साथ मिल गया था। पहले भाग में तीस्ता नदी के बारे में बताया गया है। सामने उड़ती धुंध, ऊपर मंडराते आवारा बादल, मध्यम मध्यम हवा में हिलोरे लेते प्रियता और रोडोडेंड्रो के फूल, यह सारे वहाँ के सिक्किम के फूलों का नाम है। सब अपनी अपनी लय, तान और प्रवाह में बहते हुए। चैरवती, चैरवेती मतलब धीरे धीरे, चलते रहो चलते रहो। चैरवेती, चैरवेती का मतलब चलते रहो चलते रहो। और समय के इसी सतत प्रवाह में तिनके सा बहता हमारा वजूद। पहली बार एहसास हुआ जीवन का आनंद है यही चलायमान सौंदर्य। चलायमान जो कि लगातार चलता रहे, कहीं बीच में रुके नहीं। और प्राकृतिक चीज़ें जो भी होती हैं वह चलायमान होती हैं, चाहे नदियाँ हों, चाहे झरने हों। आप देखेंगे कि वह सदैव सतत जो है वह प्रवाहमान होते हैं, चलायमान होते हैं, सदैव चलते रहते हैं। संपूर्णता के उन क्षणों में मन इस बिखरे सौंदर्य में किस कदर एकात्म हो रहा था कि भीतर बाहर की रेखा मिट गई थी, आत्मा की सारी खिड़कियां खुलने लगी थी। मैं सचमुच ईश्वर के निकट थी। सुबह सीखी प्रार्थना फिर होठों को छूने लगी। सुबह कौन सा प्रार्थना सीखी थी? साना साना हाथ जोड़े। कि तभी अतीन्द्रिय संसार खंड खंड हो गया। वह महाभाव सूखी टहनी सा टूट गया। ऐसा क्यों हो गया? देखिए लेखिका क्या कर रही हैं कि उन प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर लेखिका क्या हो गई थी? जड़ हो गई थी, बिल्कुल अंदर बाहर लग रहा था जैसे एक हो गया, एकदम डूब सी गई थी। लेकिन फिर क्या कर रही हैं कि तभी वह अतीन्द्रिय संसार खंड खंड हो गया, यानी वो जो निद्रा में गई थी वह टूट सी गई। आखिर ऐसा क्यों हुआ? लेखिका क्या देख ली जो कि प्राकृतिक सौंदर्य देख के उसमें डूब गई थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं बिल्कुल प्रकृति के पास आ गई हूँ। लेकिन अचानक क्या होता है कि उनकी तंद्रा टूट जाती है, खंड खंड हो जाती है। देखिए नीचे क्या देख रही हैं। दरअसल मंत्र मुग्ध सी तंद्रिल अवस्था में थोड़ी दूर तक निकल आई थी कि अचानक पाँव पर ब्रेक सी लग गई।
जैसे समाधिस्थ भाव में नृत्य करती किसी आत्मलीन नृत्यांगना के नुपुर अगर अचानक टूट गए हों। अगर नृत्यांगना अपने पूरे वेग में डांस कर रही हो, नाच रही हो, और उसके नुपुर अगर टूट जाते हैं तो उसके पैर तुरंत वहीं रुक जाते हैं। लेखिका इसी तरह कह रही हैं कि मैं वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य देख के बिल्कुल डूब गई थी, लेकिन अचानक ही मेरी अतीन्द्रिय संसार खंड खंड हो गया। किस प्रकार? जैसे कि किसी नृत्यांगना जो आत्मलीन होकर नाच रही हो, अगर उसका नुपुर टूट जाता है तो उसके पैर तुरंत रुक जाते हैं। क्या करें कि मैंने देखा इस अद्वितीय सौंदर्य से निरपेक्ष कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही थीं। अब देखिए, यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि लेखिका कौन सा ऐसा दृश्य देखी कि अंदर से उन्हें झकझोर दिया। तो लेखिका क्या दृश्य देख रही हैं? झकझोर दिया मतलब उनका जो अतीन्द्रिय भाव में गई थी वह टूट गई। क्या देख के कि इस अद्वितीय सौंदर्य जिसका कोई वर्णन न किया जाए, ऐसे सौंदर्य में कुछ निरपेक्ष पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही थी। गूथे आटा सी कोमल काया पर हाथों में कुदाल और हथौड़े, कईयों की पीठ पर बंधी डोको, डोको एक बड़ी टोकरी को कहा जाता है, में उनके बच्चे भी बंधे हुए थे। कुछ कुदाल को भरपूर ताकत के साथ जमीन पर मार रही थी। यही दृश्य देखकर लेखिका जो है वह जागृत हो जाती हैं। नीचे देखिए क्या कर रही हैं। इतने स्वर्गीय सौंदर्य, नदी, फूलों, वादियों और झरनों के बीच भूख, मौत और दन्य जिंदा रहने की यह जंग। लेखिका क्या कह रही है कि जहाँ इतना ज़्यादा प्राकृतिक सौंदर्य अपने चरम सीमा पर है, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि मानो स्वर्ग में आ गए हों, वहाँ भी भूख, मौत और दैन्य जिंदा रहने की जंग, यानी वहाँ भी जो है भूखमरी के शिकार लोग हैं। लेखिका यही महसूस कर रही हैं इस पाठ के माध्यम से। यह यात्रा वृतांत जो बताई है, इसके पीछे लेखिका के बताने का यही उद्देश्य रहा है कि हमारे देश में जो भूखमरी है, जो मौत के शिकार हो रहे हैं लोग, वह सारे जगहों पे लगभग समान है, चाहे वह समतल एरिया हो चाहे पहाड़ी एरिया हो। नीचे क्या कर रही है कि मातृत्व और श्रम साधना साथ साथ। भाव क्या है? मातृत्व यानी जो पीठ में टोकरी पे बच्चों को बांध के साथ में ली हुई हैं, यानी अपने माँ का कर्तव्य भी निभा रही हैं, अपना मातृत्व भी निभा रही हैं, और श्रम साधना और साधना श्रम भी साथ साथ कर रही हैं, यानी दोनों काम महिलाएं साथ में कर रही हैं। अपने मातृत्व की भावना को भी निभा रही हैं और अपने भूख को मिटाने के लिए श्रम भी साथ साथ कर रही हैं। वहीं पर खड़े BRO बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन के एक कर्मचारी से पूछा, यह क्या हो रहा है? उसने चुगलबाजी के अंदाज में बताया, जिन रास्तों से गुजरते हुए आप हिम शिखरों से टक्कर लेने जा रही हैं, उन्हीं रास्तों को ये पहाड़ियाँ चौड़ा बना रही हैं। बड़ा खतरनाक कार्य होगा यह। मेरे मुंह से अकस्मात निकला। किसके मुंह से? लेखिका के मुंह से। वह संजीदा हो गया, कहने लगा, पिछले महीने तो एक की जान भी चली गई थी। बड़ा दुस्साध्य कार्य है। दुस्साध्य का मतलब होता है काफ़ी कठिन कार्य। बड़ा दुस्साध्य कार्य है पहाड़ों पर रास्ता बनाना। पहले डायनामाइट से चट्टानों को उड़ा दिया जाता है, फिर बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ मोड़ कर एक आकार के छोटे छोटे पत्थरों में बदला जाता है, फिर बड़े से जाले में उन्हें लंबी पट्टी की तरह बिठाकर कटे रास्तों पर बाड़े की तरह लगाया जाता है। जरा सी चूक और सीधा पाताल प्रवेश। नीचे अभी वो जो पहाड़ी ने औरतें जो पहाड़ तोड़ रही थी, तो उसके बारे में लेखिका जानकारी ले रही हैं। नीचे देखिए, लेखिका कह रही हैं कि और तभी मुझे ध्यान आया, इन्हीं रास्तों पर एक जगह सिक्किम सरकार का बोर्ड लगा था, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, एवर वंडर हु डिफाइड डेथ टू बिल्ड दीज रोड्स। आप ताज्जुब करेंगे, इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को झुठलाया है। एकाएक मेरा मानसिक चैनल बदला, मन पीछे घूम गया। इसी प्रकार एक बार पलामू और गुमला के जंगलों में देखा था। पीठ पर बच्चे को कपड़ों से बांधकर पत्तों की तलाश में बन बन डोलती आदिवासी युवतियाँ।
उन आदिवासी युवतियों के फूले हुए पांव और इन पत्थर तोड़ते पहाड़ियों के हाथों में पड़े ठाठे एक ही कहानी कह रहे थे कि आम जिंदगी की कहानी हर जगह एक सी है। अभी मैं पहले ही बताई हूँ कि लेखिका क्या महसूस कर रही हैं कि जो आम लोगों की जिंदगी होती है सारी जगहों पे, चाहे वह पहाड़ों में हो चाहे समतल एरिया में हो, एक जैसी है। यानी कि अपने भूख को मिटाने के लिए गरीबी, श्रम हर जगह है, सारी जगहों पे एक समान दिखाई देता है। लेखिका क्या कर रही है कि सारी मलाई एक तरफ, सारे आंसू, अभाव, यातना और वंचना एक तरफ। यहाँ जो लेखिका के कहने का भाव है कि सारी मलाई यानी जिनके हाथ में पैसा होता है या सत्ता होता है, ताकत होता है, तो उनके पास पैसा का अंबार लगा होता है। लेकिन जहाँ गरीबी है वहाँ एक टाइम के खाना के लिए भी गरीब को सोचना पड़ता है कि आज शाम को हमारे घर भोजन कैसे बनेगा। यानी कहने का भाव है कि कोई खाते खाते मर जाता है और कोई बिना खाए मर जाता है। यानी सारी मलाई एक तरफ, सारे आंसू, अभाव, यातना और वंचना एक तरफ। लेखिका सोच रही है, लेखिका के कहने का भाव यह था कि यह पहाड़ी एरिया है, प्राकृतिक सौंदर्य है, तो हो सकता है कि यहाँ करप्शन न हो, लेकिन वहाँ भी जो महिलाएं हैं बच्चों को पीठ पे बांधकर और भूख मिटाने के लिए पहाड़ों को तोड़ रही हैं। नीचे क्या कर रही हैं लेखिका, और तभी मेरी सहयात्री मणि, अभी मैं पिछले वीडियो में बताई थी कि 3 लोग यात्रा कर रहे थे, एक लेखिका थी, एक उनकी सहयात्री मणि थी और एक उनका गाइड था जिसका नाम था जितेन नार्गे। तो कह रही है कि और तभी मेरी सहयात्री मणि और जितेन मुझे खोजते खोजते वहाँ तक आ गए थे। मुझे गमगीन देख जितेन कहने लगा, मैडम ये मेरी देश की आम जनता है, इन्हें तो आप कहीं भी देख लेंगी, पर इन्हें नहीं, पहाड़ों की सुंदरता को देखिए जिसके लिए आप इतने पैसे खर्च करके आई हैं। यानी आम लोगों की परवाह कोई भी नहीं करता है। नीचे कह रही हैं, ये देश की आम जनता ही नहीं, जीवन के प्रति संतुलन भी है। ये वेस्ट एट रिपेयरिंग है, कितना कम लेकर और समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती हैं। मन ही मन सोचा मैंने। हम वापस जीप की ओर मुड़ने लगे कि तभी मैंने देखा वे श्रम सुंदरियां किसी बात पर इस कदर खिलखिलाकर हंस पड़ी थीं कि जीवन लहरा उठा था और वह सारा खंडहर ताजमहल सा बन गया था। नीचे कह रही हैं, हम लगातार ऊंचाइयों पर चढ़ते जा रहे थे। जितेन बता रहा था, अब हम हर मोड़ पर हेयर पिन बेल्ट लेंगे और तेजी से ऊंचाइयों पर चढ़ते जाएंगे। हेयर पिन बेल्ट के ठीक पहले एक पड़ाव पर देखा 7-8 वर्ष की उम्र के ढेर सारे पहाड़ी बच्चे स्कूल से लौट रहे थे और हमसे लिफ्ट मांग रहे थे। जितेन ने बताया, हर दिन 3-3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ाई चढ़कर ये बच्चे स्कूल जाते हैं। क्या स्कूली बस नहीं? लेखिका आश्चर्य से पूछती हैं। लेखिका नहीं, सॉरी, मणि जो उनकी सहयात्री होती हैं। मणि के पूछने पर जितेन हंस पड़ा, मैडम यह मैदानी नहीं पहाड़ी इलाका है। मैदान की तरह यहाँ कोई भी आपको चिकना बर्फीला नहीं मिलेगा। यहाँ जीवन कठोर है। नीचे तराई में ले देकर एक ही स्कूल है। दूर दूर से बच्चे उसी स्कूल में जाते हैं और सिर्फ पढ़ते ही नहीं हैं, इनमें से अधिकांश बच्चे शाम के समय अपनी माँओं के साथ मवेशियों को चराते हैं, पानी भरते हैं, जंगल में लकड़ियों के भारी भारी गट्ठर ढोते हैं। खुद मैंने भी ढोए थे। यहाँ माँ जो है वहाँ एक पास ही हो गया है, लेकिन माँ अलग होगा और वो अलग होगा अपनी माँ मतलब माताओं के साथ, और मवेशियों मतलब पालतू जानवरों को। कि जितेन क्या बता रहा है कि ये बच्चे डेली 3-3.5 किलोमीटर पैदल स्कूल जाते हैं और आने के बाद अपने माँओं के साथ अपने मवेशियों यानी पालतू जानवरों को चराने भी जाते हैं,
पानी भी भरते हैं, जंगल से लकड़ियों के भारी भरकम गट्ठर भी ढोते हैं, खुद मैंने भी ढोए थे। खतरा अब धीरे धीरे बढ़ने लगा था। रास्ते और भी संकरे होते जा रहे थे, संकरे मतलब और भी पतले होते जा रहे थे। कई बार लगता जैसे रास्तों को इंच टीप से नापकर एक जीप जितना ही चौड़ा बनाया गया है। ये सारा वर्णन अभी गैंगटोक से लेकर और युमथांग के बीच ही लेखिका कर रही हैं। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि लेखिका गैंगटोक से लेकर और युमथांग के बीच क्या क्या दृश्य देखी, कौन से ऐसे दृश्य देखी जो उन्हें अंदर से झकझोर कर रख दिया। तो जो औरतें पहाड़ तोड़ रही थी, जो बच्चे 2.5-3 किलोमीटर पैदल स्कूल जाते थे, फिर अपने माँ बाप के साथ हाथ बटाते थे, यह सारे दृश्य देखकर लेखिका को अंदर तक झकझोर गया ये सारे दृश्य। तो यहाँ से इस तरह से प्रश्न बन सकते हैं। आगे देखिए क्या कर रही है लेखिका। जरा भी संतुलन बिगड़े, इंच भर भी जीप इधर उधर खिसके तो हम सीधे घाटियों में। इन रास्तों पर जगह जगह लिखी चेतावनी भी हमें खतरों के प्रति सजग कर रही थी। सामने ही लिखा था, धीरे चलाएं, घर में बच्चा आपका इंतजार कर रहे हैं। थोड़ा और आगे बढ़े कि एक चेतावनी, वी केयर मैन ईटर अराउंड। पर हमें नरभक्षी जानवर नहीं, दूध देने वाले याक दिखे, काले काले ढेर सारे याक, पहाड़ों पर गिरती बर्फ से प्राकृतिक ढंग से रक्षा करने वाले घने घने बालों वाले याक। सूरज ढलने लगा था। हमने देखा कुछ पहाड़ी औरतें गायों को चराकर वापस लौट रही थीं। कुछ के सिरों पर लकड़ियों के भारी भरकम गट्ठर थे। ऊपर आसमान फिर धुंध और बादलों से घिरा हुआ था। उतरती संध्या में जीप अब चाय के बागानों से गुजर रही थी कि फिर एक दृश्य ने मुझे खींचा। नीचे चाय के हरे हरे बागानों में कई युवतियां बोकू पहने, जो एक सिक्किम परिधान होता है, चाय की पत्तियां तोड़ रही थीं। नदी की तरह उफान लेता उनका यौवन और श्रम से दमकता गुलाबी चेहरा। एक युवती ने चटक लाल रंग का बोकू पहन रखा था। सघन हरियाली के बीच चटक लाल रंग डूबते सूरज की स्वर्णिम और सात्विक आभा में कुछ इस कदर इंद्रधनुषी छटा बिखेर रहा था कि मंत्र मुग्ध सी मैं चीख पड़ी थी। इतना अधिक सौंदर्य मेरे लिए असह्य था। नीचे लिखा करें कि युमथांग पहुंचने के लिए हमें रात भर लायुंग में पड़ाव लेना पड़ा था। अभी युमथांग लेखिका नहीं पहुंची हैं, उसके पहले ही रात हो गया और रात में इन्हें कहाँ पड़ाव लेना पड़ा, तो लायुंग में। लायुंग भी एक जगह का नाम है, यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं। गगनचुंबी पहाड़ों के तल में सांस लेती एक नन्ही सी शांत बस्ती लायुंग। एक बस्ती था जो काफी छोटा था, शांत था। चूंकि युमथांग पहुंचने से पहले ही रात हो जा रहा है, जहां लेखिका को लायुंग में ही रुकना पड़ा। सारी दौड़ धूप से दूर जिंदगी जहां निश्चिंत सो रही थी, उसी लायुंग में हम ठहरे थे। तीस्ता नदी के तीर पर बसे लकड़ी के एक छोटे से घर में मुंह हाथ धोकर मैं तुरंत ही तीस्ता नदी के किनारे बिखरे पत्थरों पर बैठ गई थी। सामने बहुत ऊपर से बहता झरना नीचे कलकल बहती तीस्ता नदी में मिल रहा था। मध्यम मध्यम हवा बह रही थी। यहाँ जो भी लेखिका वर्णन कर रही हैं, अब लायुंग की बस्ती, एक बस्ती का नाम होता है लायुंग, वहाँ का वर्णन कर रही हैं। कि ज्ञान का नन्हा सा बोधिसत्व जैसे भीतर उगने लगा था, वहीं सुख शांति और सुकून है, जहाँ अखंडित संपूर्णता है। पेड़ पौधे पशु और आदमी सब अपनी अपनी लय ताल और गति में है। हमारी पीढ़ी ने प्रकृति को इस लय ताल और गति से खिलवाड़ कर अक्षम्य अपराध किया है। हिमालय अब मेरे लिए कविता ही नहीं, दर्शन बन गया था। लेखिका क्या कर रही है कि जो ये प्राकृतिक सौंदर्य है, जो अपने गति लय में और ताल में है, कि मनुष्य हमेशा प्रकृति के साथ खिलवाड़ करता रहता है। प्रकृति के साथ खिलवाड़ कैसे करते हैं? जैसे हम कूड़ा कचरा फेंक कर, पेड़ों को काट कर, चूंकि पेड़ प्राकृतिक चीज है, वायु प्रदूषण फैलाकर, ध्वनि प्रदूषण फैलाकर, इस तरह हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं। तो लेखिका क्या कर रही हैं कि हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर कर अक्षम्य अपराध किए हैं। अक्षम्य का मतलब होता है कि जो क्षमा करने योग्य नहीं है। लेखिका कर रही है कि हिमालय अब मेरे लिए कविता ही नहीं, दर्शन भी
बन गया था। आगे देखिए क्या कह रही हैं। अंधेरा होने के पहले ही किसी प्रकार डगमगाती शिलाओं और पत्थरों से होकर तीस्ता नदी की धार तक पहुंची। बहते पानी को अपने अंजुली में भरा तो अतीत भीतर धड़कने लगा। स्मृति ने कौंधा, हमारे यहाँ जल को हाथ में लेकर संकल्प किया जाता है। क्या संकल्प करूं? पर मैं संकल्प की स्थिति में नहीं थी। भीतर थी एक प्रार्थना, एक कमजोर व्यक्ति की प्रार्थना। भीतर का सारा हलाहल, सारी तामसिकताएं बह जाएं इसी बहती धारा में। रात धीरे धीरे गहराने लगी। अभी लेखिका यहाँ कहाँ की बात कर रही हैं? एक लायुंग जगह जहाँ पे रुकी हुई हैं युमथांग जाने से पहले, जो एक छोटी सी बस्ती है, रात में वहाँ रुकी हुई हैं, वहीं की वर्णन कर रही हैं। हिमालय ने काला कंबल ओढ़ लिया था। जितेन ने लकड़ी के बने खिलौने से उस छोटे से गेस्ट हाउस में गाने की तेज धुन पर जब अपने संगी साथियों के साथ नाचना शुरू किया तो देखते देखते एक आदिम रात्रि की महक से परियों की कहानी सी मोहक वह रात्र महक उठी। मस्ती और मादकता का ऐसा संक्रमण हुआ कि एक एक कर हम सभी सैलानी गोल गोल घेरा बनाकर नाचने लगे। मेरी 50 वर्षीय सहेली मणि ने कुमारियों को भी मात करते हुए वो जानदार नृत्य प्रस्तुत किया कि हम सब अवाक उसे देखते रह गए। कितना आनंद भरा था उसके भीतर, कहाँ से आता है इतना आनंद। लायुंग की सुबह, अभी तक तो यहाँ लायुंग में रुकी हुई थी, बस्ती में रात का वर्णन कर रही थी। अब लायुंग की सुबह यानी अब सुबह का वर्णन कर रही हैं। बेहद शांत और सुरम्य, तीस्ता नदी की शांत धारा के समान ही कल कल कर बहती हुई। अधिकतर लोगों की जीविका का साधन पहाड़ी आलू, धान की खेती और दारू का व्यापार। देखिए अभी यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि लायुंग के लोगों की जीविका का साधन क्या था। तो लायुंग के लोगों की जीविका का साधन था पहाड़ी आलू, धान की खेती और दारू का व्यापार। सुबह मैं अकेले ही टहलने निकल गई थी। मैंने उम्मीद की थी कि यहाँ मुझे बर्फ मिलेगी, पर अप्रैल के शुरुआती महीने में यहाँ बर्फ का एक कतरा भी नहीं था। यद्यपि हम सी लेवल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर थे। सी लेवल यानी इसमें अंग्रेजी का शब्द आप देख रहे होंगे कि बहुत आया है, तो सी मतलब समुद्र होता है। तो कह रहे हैं कि यद्यपि हम सी लेवल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर थे, मैं बर्फ देखने के लिए बेचैन थी। हम मैदानों में आए लोगों के लिए बर्फ से ढके पहाड़ किसी जन्नत से कम नहीं होते। वहीं पर घूमते हुए एक सिक्किमी नवयुवक ने मुझे बताया कि प्रदूषण के चलते स्नोफॉल लगातार कम हो रही है। स्नोफॉल का अर्थ आप समझ ही रहे होंगे, बर्फ का गिरना। यानी वहाँ बताया जा रहा है कि प्रदूषण, जो प्रतिदिन प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, उसकी वजह से स्नोफॉल यानी बर्फ अब कम गिर रहे हैं। लेखिका वहाँ चाह रही थी कि बर्फ को देख लें। लेखिका करें कि पर यदि कटाव चली जाऊं तो मुझे वहाँ सर्तिया बर्फ मिलेगी। अब थोड़ा सा यहाँ आप समझ लीजिए कि लायुंग में इन्हें बर्फ नहीं देखने के लिए मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि वहाँ प्रदूषण ज़्यादा फैल गया है और प्रदूषण की वजह से बर्फ वहाँ कम गिर रहा है। लेकिन एक कटाव भी वहाँ एक जगह का नाम है, जो एक प्राकृतिक जगह है। तो कह रहे हैं कि यदि मैं कटाव पे चली जाऊं तो वहाँ मुझे सर्तिया बर्फ मिलेगी। सर्तिया का मतलब कि शर्त है कि निश्चित ही मुझे वहाँ पे बर्फ मिल जाएगी। क्यों मिल जाएगी? क्योंकि वहाँ अभी प्रदूषण नहीं फैला है, वहाँ लोग अभी कम पहुँच पाए हैं। आगे देखिए लिखा उसके बारे में बता रही हैं। कटाव यानी भारत का स्विट्जरलैंड। कटाव को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि लेखिका किस जगह पे घूमने गई थी जहाँ को हम भारत का स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। तो कटाव को, कटाव जो कि अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनने के कारण सुर्खियों में नहीं आया था और अपने प्राकृतिक स्वरूप में था। कटाव जो लायुंग से 500 फीट ऊंचाई पर था और करीब 2 घंटे का सफ़र था। वह नवयुवक मुझसे बतिया रहा था और उसकी घरवाली अपने छोटे से लड़के के घर, लकड़ी के घर के बाहर हमें उत्सुकता पूर्वक देख रही थी कि तभी गाय ने आकर बाहर थैले में रखा उसका महुआ गुड़ुप कर लिया था। मीठी झिड़कियां देकर उसने गाय को भगा दिया था। उम्मीद, आवेश और उत्तेजना के साथ अब हमारा सफ़र कटाव की ओर। कटाव का रास्ता और खतरनाक था
और उस पर धुंध की बारिश। जितिन लगभग अंदाज से ही गाड़ी चला रहा था। पहाड़, पेड़, आकाश, घाटियां, सब पर बादलों की परत, सब कुछ बादलमय। बादलों को चीर कर निकलती हमारी जीप। खतरनाक रास्ता के एहसास ने हमें मौन कर दिया था। और उस पर बारिश, एक चूक और सब खलास। सांस रोके हम धुंध और फिसलन भरे रास्तों पर संभल संभल कर आगे बढ़ती जीप को देख रहे थे। हमारी सांस लेने की आवाज़ों के सिवाय आसपास जीवन का कोई पता नहीं था। अब यहाँ लेखिका युमथांग जाने से पहले वहाँ रुकी थी लायुंग में। लायुंग में बर्फ़ देखना चाही थी लेखिका, लेकिन प्रदूषण की वजह से बर्फ़ नहीं मिला था। अब लायुंग से जो 500 मीटर की ऊंचाई पे कटाव है, अब लेखिका वहाँ जा रही हैं और वहाँ का वर्णन कर रही हैं कि रास्ता कितना खतरनाक था, कैसा था। करें कि फिर नज़र पड़ी बड़े बड़े शब्दों में लिखी एक चेतावनी पर, इफ़ यू आर मैरिड डाइवोर्स स्पीड। थोड़ी ही दूर आगे बढ़े कि फिर एक चेतावनी, दुर्घटना से देर भली, सावधानी से मौत टली। चूँकि रास्ता काफ़ी खतरनाक था, फिसलन था, मतलब इतना पतला रास्ता था कि थोड़ा सा भी डिसबैलेंस हुआ और सीधे जीप जो है वह खाई में जाके गिर जाती। लेखिका कह रही हैं कि करीब आधे रास्ते बाद धुंध छटी और साथ ही सृष्टि और हमारे बीच फैला सन्नाटा भी हटा। नार्गे उत्साहित होकर कहने लगा, कटाव हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है। मेरी सहेली मणि स्विट्जरलैंड घूम आई थी। उसने तुरंत प्रतिवाद किया, नहीं, स्विट्जरलैंड भी इतनी ऊंचाई पर नहीं है और ना ही इतना सुंदर है। मधुकांकरिया की जो सहेली थी मणि, वह भी उनके साथ थी, तो वह स्विट्जरलैंड घूम आई थी। तो क्या बता रही हैं कि नहीं, स्विट्जरलैंड भी इतनी ऊंचाई पर नहीं है और ना ही इतना सुंदर है जितना कि कटाव है। नीचे करें कि हम कटाव के करीब आ रहे थे क्योंकि दूर से ही बर्फ से ढके पहाड़ दिखने लगे थे। पास में जो पर्वत थे वे आधे हरे काले दिख रहे थे। लग रहा था जैसे किसी ने इन पहाड़ों पर पाउडर छिड़क दिया हो। कहीं पाउडर पर बची रह गई हो और कहीं धूप में बह गई हो। नार्गे ने उत्तेजित होकर कहा, देखिए, एकदम ताज़ा बर्फ है, लगता है रात में गिरी है यह बर्फ। थोड़ा और आगे बढ़ने पर अब हमें पूरी तरह बर्फ से ढके पहाड़ दिख रहे थे, साबुन की झाग की तरह सब और गिरी हुई बर्फ। मैं जीप की खिड़की से मुंडी निकाल निकाल दूर दूर तक देख रही थी, चांदी से चमकते पहाड़। एकाएक जितिन ने पूछा, कैसा लग रहा है? मैंने जवाब दिया, राम रोछो। वह उछल पड़ा, अरे यह नेपाली बोली कहाँ से सीखी? अपनी भाषा के गर्व से उसकी आंखें चमक उठी। किसकी आंखें? जितिन की। चेहरा इतराने लगा और तभी किसी चमत्कार की तरह हल्की हल्की बर्फ एकदम महीन महीन मोती की तरह गिरने लगी। तिमरू माया संधे मलाई सता उच्च, तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है। चहुओर बिखरी यह बर्फीली सुंदरता जितिन के मन पर भी थाप लगाने लगी थी। प्रेम की झील में तैरते हुए झूम झूम गाने लगा था वह। हम सभी सैलानी अब जीप से उतरकर बर्फ पर कूदने लगे थे। यहाँ बर्फ सर्वाधिक थी, घुटनों तक नरम नरम बर्फ। ऊपर आसमान और बर्फ से ढके पहाड़ एक हो रहे थे। कई सैलानी बर्फ पर लेटकर हर लम्हे की रंगत को कैमरे में कैद करने में लगे हुए थे। अभी यहाँ लेखिका जो वर्णन की है कहाँ की कर रही हैं? कटाव की। कटाव चूँकि अभी टूरिस्ट प्लेस नहीं बना है, लोग वहाँ कम पहुँच पाते हैं, इसलिए वहाँ प्रदूषण भी कम फैल रहा है। और प्रदूषण कम फैल रहा है, इसकी वजह से प्राकृतिक सुंदरता अभी वहाँ पे बनी हुई है। बर्फ़ गिर रहे हैं क्योंकि वहाँ प्रदूषण नहीं है अभी। और यह सारा वर्णन, सारा सुंदरता अब लेखिका कटाव की कर रही हैं। अब इसके आगे का जो भी 2-3 पेज बचा होगा हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे और इस चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन भी मैं उसी वीडियो में करा दूंगी।
है।